जय हिंद दोस्तों, ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुनर्निर्माण था वो विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इनमें जो है दो वर्गों में बांटा गया है, जो कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत का, तो साहित्यिक स्रोत को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट कर देखा गया है, जिसमें देसी और विदेशी मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देसी में धार्मिक और धर्मोत्तर को रखा गया है, और अगर यदि धार्मिक के क्षेत्र की बात करें तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रखा गया है। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है वेद। इसमें मुख्यतः 4 वेद था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। यह वैदिक सभ्यता का जो है कर्मकांड का विस्तार पूर्वक यहाँ पे निरूपण किया गया है। उसके बाद उपनिषद इसमें जो है विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है वेदांग। इसमें मुख्यतः 6 वेदांग थे, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद आता है स्मृति। तो स्मृति में मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था, श्रुति और स्मृति। श्रुति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब सुन कर बताया गया को रखा गया है, और स्मृति में पूर्ण रूप से लिखा हुआ चीज़ों को माना गया, जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि जो है वो स्मृति के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 है, और इसमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त है। और इसमें जो है 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु है, जिसमें सर्ग है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति को माना गया है। उसके बाद प्रतिसर्ग, इसमें सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास को देखा गया है। उसके बाद मनवंतर है, इसमें समय की पुनरावृत्ति को माना गया है। उसके बाद आता है वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आता है वंशानुचरित, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और इसी में जो है बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन को भी शामिल किया गया है। इसके बाद आता है महाकाव्य। यह पूर्ण रूप से स्मृति पर ही आधारित था, मतलब लिखा गया, जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यह मुख्यतः हीनयान और महायान 2 वर्गों में बांटा गया था। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हीनयान के बारे में। तो हीनयान के बारे में देखेंगे तो हम लोग पहले ये समझते हैं हीनयान के बारे में कि हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ था वह मुख्यतः निम्न मार्ग माना गया था, और इसमें जो है बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे। उसके अलावा बुद्ध को जो है महापुरुष माना जाता था। ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, ये इसमें मांस खाना वर्जित था, और हीनयानी जो है कोई भी तीर्थ नहीं मानते थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे त्रिपिटक के बारे में, जिसमें मुख्यतः 3 दिखाई देता है: विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुद पिटक। तो विनय पिटक की अगर बात करें तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के जो है नियम कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। और अभिधम पिटक की अगर बात करें तो इसमें बौद्ध दार्शनिक के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और सुद पिटक में जो है मुख्यतः बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है जातक। जातक की जो संख्या है वो लगभग 549 के आसपास है, और इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं का वर्णन किया गया है। और यह भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह माना जाता है, और यह मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है।
इसके बाद आता है मिलिंद प्रश्नों। इस ग्रंथ में जो है राजा मिनेंडर और बौद्ध जो भिक्षु थे नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है और इसके रचयिता जो है नागसेन है और यह भी पाली भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद इसमें आता है बुद्ध घोष, धम्मपाल, बुद्ध इत्यादि जैसे महान लेखक या विद्वान के रूप में थे, जो ये लोग भी हीनयान के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे महायान में। तो हम लोग पहले समझते हैं महायान का जो शाब्दिक अर्थ था वह उत्कृष्ट मार्ग था और इसमें बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्श जो प्राचीन आदर्श बनाए गए थे, ये लोग समय के साथ इसमें बदलाव करना चाह रहे थे या बदलाव के रूप में देखना चाह रहे थे। और ये लोग बुद्ध को जो है देवता मानते थे, ये लोग मूर्ति पूजक थे। मतलब बुद्ध की मूर्तियों को जो है निर्मित करने का प्रथम श्रेय जो है मथुरा कला को जाता है। ये लोग सेवा तथा परोपकार पर बल देते थे। मांस अपने स्वेच्छा के अनुसार था, खा भी सकते थे नहीं भी। और ये लोग 4 तीर्थों को मानते थे जिसमें लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर आता है। इसमें हम लोग अब देखेंगे ललित विस्तार के बारे में। तो यह संस्कृत में लिखित या बौद्ध ग्रंथ का जो है वो जीवन की गाथा इसमें लिखा गया है। इसके साथ इसमें वन साहित्य है और अवदान साहित्य के रूप में जो है देखा जाता है महायान के क्षेत्र में। अब हम लोग चलेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो है मुख्यतः यहाँ पे हम लोग को अंग दिखलाई पड़ता है, जो कि इसमें 12 अंग थे। इसमें जैनों के सिद्धांतों, नियमों आदि का वर्णन या संकलन दिखलाई पड़ता है। उसके बाद आता है उपांग। इसमें ब्राह्मण, उसके बाद प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन आदि का उल्लेख किया गया है, जो कि हमें उपांग में दिखलाई पड़ता है। उसके बाद आता है परिशिष्ट पर्वन। यह जो है हेमचंद्र द्वारा लिखित महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ माना गया है। और एक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है भद्रबाहु चरित्र। इसके द्वारा जो है कल्पसूत्र लिखा गया था, जो कि अभी महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। उसके बाद हमें यहाँ पे छेद सूत्र दिखलाई दे रहा है। इसमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो है नियमों का वर्णन किया गया था। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके बाद धर्मोत्तर के क्षेत्र में। तो धर्मोत्तर के क्षेत्र में देखेंगे हम महत्वपूर्ण है एक व्याकरण ग्रंथ, जो कि एग्जाम्पल के रूप में पाणिनि का देखा जाता है, जो कि 4th सेंचुरी के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके बाद इसमें हम लोग को अर्थशास्त्र, इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो पतंजलि दिखाई पड़ेगा, जो कि 2nd सेंचुरी BC में दिखाई पड़ता है। उसके बाद इसमें नीतिसार, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस दिखाई पड़ेगा। इसमें कालिदास और विज्ञान संबंधी सभी पुस्तकें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है या ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में राजतरंगिणी को माना गया है, जिसमें कालक्रम का उल्लेख हो, निरंतरता व परिवर्तन दिखलाई पड़ता हो, साथ ही साथ स्रोतों का भी उल्लेख दिखलाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे विदेशी साहित्य की तरफ। यह मुख्यतः हम लोग यहाँ पे 3 वर्गों में बांटकर देख रहे हैं, जिसमें रोमन और यूनानी, उसके साथ चीनी यात्री और अल बरूनी। तो हम लोग रोमन और यूनानी की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मौर्य पूर्व में, उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल और उसके बाद गुप्त काल में दिखलाई पड़ता है साहित्य के क्षेत्र में। तो मौर्य पूर्व में हम लोग यहाँ पे देखेंगे निर्याकस, आंसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस के द्वारा किस प्रकार से ये लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं और इतिहास के क्षेत्र में अपना लेखन कार्य के द्वारा ये लोग बतलाते हैं। और उसके बाद हम लोग मौर्य काल में देखेंगे डायमेकस, मेगास्थनीज की पुस्तक एक इंडिका और उसके बाद डायोनीसस, जो कि ये लोग पूर्ण रूप से उल्लेख करते हैं यहाँ का समाज, संस्कृति इत्यादि के बारे में। उसके बाद मौर्योत्तर काल का देखेंगे। इसमें मुख्यतः पिलानी, जिसका बुक नेचुरल हिस्टोरिका में देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रेबो, ये जियोग्राफिया नामक बुक लिखते हैं और यह भारतीय क्षेत्र में सांस्कृतिक
और इसके इतिहास को ये बतलाते हैं। उसके बाद एरियन, जो कि यह भी एक इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं। उसके बाद प्लूटार्क, टॉलमी, जो कि भूगोल संबंधी व्याख्या करते हैं, और एक महत्वपूर्ण है जस्टिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल में कॉस्मोस के द्वारा किस प्रकार से बतलाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साहित्य का योगदान जो है वो इतिहास लेखन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो कि हम लोग को राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है, आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है, सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ पे सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है। और सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में हो रहे बदलाव इत्यादि को उल्लेख किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे देसी साहित्य साक्ष्यों की क्या सीमाएं थी। तो यह 1500 BC पूर्व के इतिहास को जानने के लिए कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ ये भी देखेंगे कि कोई भी जो है साहित्यिक साक्ष्य किसी काल के बारे में समग्रता में जानकारी नहीं देता है, अर्थात एक साक्ष्य को दूसरे साक्ष्य से मिलाकर लिखना होता है। और इसके बाद साहित्यिक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव पाया जाता है। यह रचनाएं जो हैं अलग अलग उद्देश्यों से लिखी गई थी। इन रचनाओं में आगे चलकर संशोधन भी किए गए हैं और मुख्यतः इसमें विवाद भी रहा है। धार्मिक रचनाएं जो है पूर्वाग्रह उक्त है। लेखकों के पृष्ठभूमि को समझने में भी जो है कठिनाई दिखलाई पड़ती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे विदेशी साक्ष्यों की सीमाएं में। तो ये मूल पुस्तक की उपलब्धता की समस्या थी, पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं था पुस्तक। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो मूल रूप से उपलब्ध नहीं दिखाई पड़ता है। इन लेखकों को भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। उसके बाद सुने सुनाए तथ्यों के आधार पर पुस्तकों की ये लोग रचना करते थे। कई विदेशी यात्री ने जो है स्वदेशी वापसी के बाद अपने यात्रा संस्मरण को लिखा है, और चीनी यात्री द्वारा धार्मिक दृष्टिकोण से अपने यात्रा संस्मरण को लिखना इत्यादि पर महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, भौतिक अवशेष, सिक्के, स्मारक और भवन। तो हम लोग अभिलेख में देखेंगे कि अभिलेख को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। अभिलेख को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। प्राचीन काल के जो है अधिकांश अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख है सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे भौतिक अवशेष के बारे में। तो वैदिक काल के पूर्व का जो इतिहास है वो पूरी तरह भौतिक अवशेषों पर ही आधारित था। प्रत्येक काल के इतिहास निर्माण में इसकी जो है अहम भूमिका थी। जैसे वैदिक काल में देखेंगे हम लोग, बुद्ध काल में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मौर्य काल में भी ये पूरा दिखाई पड़ता है, जो पूर्ण रूप से भौतिक अवशेष पर ही निर्भर दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व को देखेंगे कि इतिहास निर्माण में जो है काल अंतराल को भरने में इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे मौर्योत्तर काल की जो जानकारी के लिए हमें अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और किसी काल में ये इतिहास निर्माण में पूरक की भूमिका निभाते हैं। जैसे अशोक और समुद्रगुप्त के अभिलेख को हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद साहित्यिक जानकारियों को पुष्ट करने में इनका काल निश्चित होता है या काल निर्धारण करने में आसानी हो जाता है। इसमें जोड़ तोड़ की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, और अधिकांश भौतिक अवशेष जो है साक्ष्यों को धर्मोत्तर श्रेणी में रखा जाता है। और पुरातात्विक साक्ष्यों की अब हम लोग यहाँ पे सीमाएं देखेंगे। तो भौतिक अवशेष को छोड़ दे तो हमें अभिलेख व सिक्कों से जानकारी बहुत ही कम दिखलाई पड़ती है। साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अत्यंत कम संख्या में उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं, और कई ऐसे प्रमाण हैं जहां इनकी उपलब्धता तो है लेकिन इतिहास निर्माण में जो है उसका कहीं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हड़प्पा की लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
उसके बाद पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन जो है एक खर्चीला प्रक्रिया भी है, इसलिए भी इतिहास निर्माण में इसका उपयोग अधिक नहीं कर पाते हैं और इसमें ज़्यादा समय लग जाने के कारण जो है इसमें ये इतिहास निर्माण में व्यापक भूमिका नहीं अदा कर पाती है और इन साक्ष्यों के इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। लेखक के पूर्वाग्रहग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इतिहास निर्माण में सिक्कों की क्या भूमिका थी। तो आर्थिक इतिहास निर्माण में हम लोग सिक्कों की भूमिका को देखते हैं। यह अत्यधिक प्रमाण अर्थव्यवस्था में गतिशील को बताता है। विदेशी सिक्कों का हमारे देश में पाया जाना व्यापारिक संपर्क के बारे में बताता है कि हमारा जो व्यापारिक संपर्क है वो दूसरे देशों के साथ भी था। और धातुओं की गुणवत्ता से भी यह निर्धारित होता है कि उस काल की जो आर्थिक गतिविधियाँ कैसी रही होगी। उसके बाद हम लोग राजनीतिक इतिहास निर्माण में इसकी भूमिका देखेंगे। सिक्कों की प्राप्ति स्थल से जो है राज्य के विस्तार का पता चलता है कि उसका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिक्कों में उत्साहित उपाधियों से राजा की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद राजा के द्वारा सिक्कों का जारी किया जाना संप्रभुता एवं केंद्रीकरण का सूचक माना जाता है। वहीं किसी अन्य संगठन द्वारा जारी किया जाना केंद्रीकरण का सूचक माना जाता है। और प्रशासनिक इतिहास निर्माण में जो है सिक्कों से जानकारी मिलती है, जैसे सिक्कों की बहुलता और अधिकारियों के नगद वेतन में सीधा संबंध माना जाता है। सांस्कृतिक इतिहास निर्माण में अगर भूमिका की बात किया जाए तो सिक्कों पर यदि लेख उत्कीर्ण हो तो उसे भाषा एवं लिपि की जानकारी मिलती है। और यदि किसी देवी देवता का चित्रण है तो वो राज्य के धार्मिक रुझान के साथ साथ समकालीन समाज के कुछ हिस्सों की धार्मिक सोच को भी अभिव्यक्त करता है। और हम लोग विशेषता नोट पर ध्यान देंगे कि जो 4 वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, आपको पहले भी बता चुके हैं। संस्कृति और सभ्यता की जो है ये विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है और यह मुख्यतः जो है वैदिक भाषा पर आधारित था। और यहाँ पे वेद को समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई थी और इनकी संख्या 6 थी, जो कि शिक्षा, स्वर विज्ञान, कल्प, कर्मकांड पर आधारित, व्याकरण और निरुक्त जो है व्युत्पत्ति विज्ञान पर आधारित था। छंद और ज्योतिष जो है वो खगोल विज्ञान पर आधारित था। और ब्राह्मणों ग्रंथों में जो वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में जो है विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, यह मौर्य काल में दिखाई पड़ता है। विशाखा दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस में समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा किया गया है। कल्हन के द्वारा जो है राजतरंगिणी में इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत यहीं पे समाप्त हुआ। ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब